कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं जीएस हिंदी और यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो शुरू करते हैं। कल हम कुछ घरेलू कामों की वजह से क्लास नहीं डाल पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज हम फिर से क्लास लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न हमारा, बाजा रूपन का संधि विच्छेद क्या होता है? हिंदी का पहला प्रश्न हमारा है, बाजार ऊपन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बाजार प्लस ऊ प्लस पन, बी ऑप्शन बाजार प्लस ऊपन, सी है बाजारू प्लस ऊपन और डी है बाजारू प्लस ऊ प्लस पन। तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर बाजार प्लस ऊ प्लस पन होता है। ठीक, इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न हमारा है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निष्प्रह, निष्प्रह, निष्प्रहा, निष्प्रहीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो फिलहाल निष्प्रह होता है। ठीक, जो किसी वस्तु की स्पृहा न करे के लिए एक शब्द होता है निष्प्रह, निष्प्रह। अब अगला प्रश्न है हमारा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंत्यवासी या आश्रमवासी। तो गुरु के समीप जो बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंत्यवासी नाम दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनाज और दूसरा, बी ऑप्शन अनाज और फल, सी है पेड़ पौधे और डी दूसरा पराया। तो अन्न माने क्या होता है? अन्न माने तो अनाज होता है, तो और अन्य माने क्या होगा? दूसरा होता है। ठीक ना, कहते नहीं अन्न खा लो, अन्य लोग हैं, तो अन्य माने दूसरे होंगे ना। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छ का अनेकार्थी बताइए। धुरी, स्थिर, आज्ञा या डी प्रकाश। तो अच्छ का जो अनेकार्थी होता है वो फिलहाल धुरी होता है। ठीक, कहते नहीं पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, तो अक्ष माने क्या होता है? धुरी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वरूप है, सुविज्ञता है, समालोचन है या निष्क्रिय है। तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है वो फिलहाल होता है समालोचन। ठीक, इसके अन्य पर्याय समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण आदि होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। तो आविर्भूत का जो होता है तिरोभूत होता है इसका सही जवाब। ठीक, अनास्था का विलोम आस्था होता है और अनेकता का विलोम एकता होता है। अनावृष्टि का विलोम जो है अतिवृष्टि होता है। कई बार बताएं इसके बारे में। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल वो होगा अनुवाद। अनुवाद जो है प्रत्यय रहित है, ये उपसर्ग है इसमें। ठीक, अनु जो है उपसर्ग है, प्रत्ययवाद में होता है। जबकि मर्मज्ञ में अज्ञ प्रत्यय है, इसमें अज्ञ है, अज्ञ प्रत्यय। ठीक, और वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा हुआ लास्ट में, और कृपालु में आलू, आलू नहीं लिखना, आलू लिखना। ठीक, आलू टमाटर नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? यजमान, जाड़, जमुना या जंघा। तद्भव जो होते हैं संस्कृत और तत्सम शब्द के विपरीत वाले शब्द होते हैं। तो जमुना का तत्सम क्या होता है? जमुना का तत्सम यमुना है, यही फिलहाल इसका सही जवाब होता है। यजमान का तद्भव जजमान होता है और जांग का होता है जंगा। ठीक, इसका जांग का है ये। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं फिलहाल 4 प्रकार के होते हैं। बता दें इनके नाम, एक आर्थी शब्द, एक आर्थी, एक आर्थी के बाद अनेकार्थी। ठीक, अनेकार्थी, फिर समानार्थी जिन्हें पर्यायवाची बोलते हैं ना, समानार्थी, और उसके बाद विपरीतार्थी यानी विलोम। ठीक, ये शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य में रेखांकित पद का कारक क्या है?
कर्ता कारक, कर्म कारक, संपादन कारक या अपादान। तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में राजा द्वारा दिया जा रहा है। जहाँ देने का भाव होता है वहाँ को में संप्रदान होता है, जैसे ब्राह्मण को, कर्ता प्रथम ने कर्म द्वितीय को, कर्ण तृतीय से दो, संपदा चतुर्थी के लिए को, तो इसमें संप्रदान कारक लगेगा। ठीक, धन देने की बात हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, कितना बड़ा जूम कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें स्त्रीलिंग छांटना है। ठीक, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। तो स्त्रीलिंग का जो शब्द होता है, स्त्रियां सुंदरता के पीछे बहुत भागती हैं ना, देखा ना, ये फिलहाल सुंदरता, क्योंकि ता प्रत्यांत तत्सम भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नम्रता, बंधुता, प्रभुता, जड़ता, जिसमें ता शब्द वाला जोड़ा मिले तो वो फिलहाल स्त्रीलिंग के उदाहरण होते हैं, और अन्य जो हैं वो पुल्लिंग के हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिसमें प्रेरणा हो, उठना, चमकना, गिराना या देना। तो जो गिराना होता है वो प्रेरणार्थक होता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती है सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनी होती हैं। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जैसे कर में कराना प्रथम प्रेरणार्थक और करवाना जो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4 और बी है 5, सी है 6 और डी 7। तो गुणवाचक जो विशेषण होते हैं वो प्रायः 7 प्रकार के होते हैं। इनके अगर हम भेद बता दें तो जैसे होते हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य, ये होते हैं इनके प्रकार। अगला प्रश्न हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्र या स्वातंत्र्य। तो इसका जो सही जवाब स्वतंत्र होता है, ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न हमारा है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से है? का है, खा, गा है, खा है या घा है? तो स्पर्श भी हो, कंठ हो और अघोष और महाप्राण हो, तो का, खा तो महाप्राण है। ठीक, और का अल्प प्राण है, गा अल्प प्राण और गा महाप्राण। फिलहाल इसका जो स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष और महाप्राण है, फिलहाल खा ऑप्शन होगा इसका आंसर। कंठ ध्वनि के अंतर्गत हम बता दें का, खा, गा, घा, अंगा, आ, बड़ा तथा हा आते हैं। पंचम वर्ग सभी व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत खा आता है। अघोष उन शब्दों को कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और सा 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 मतलब तीनों सा जो हैं अघोष हैं। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन सा 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 और अंक आहा और विसर्ग वर्ण वाले होते हैं महाप्राण। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 सितंबर 1950। तो हिंदी को जो भाषा के रूप में संविधान में जगह दी गई है 14 सितंबर 1949 को दी गई है। ठीक, इसके अनुसार इसके बाद संविधान में हिंदी के संबंध में भाग 17 जो है भाषा के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 343 और 351 इसमें अनुच्छेद दिया है। 343, 351, 351 की बात करें तो 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की गई है। ठीक, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया संविधान में। पहले 14 भाषाएं थी, बाद में जुड़ी हैं 4 2 ऐसे करके 8 भाषाएं लास्ट में। अगला प्रश्न हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या अवसरवादी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं वो फिलहाल क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अनेक संक्रांत को झेलते हुए कभी भी हार नहीं मानी। बादल राग कविता में उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्य के अंतर्गत शक्ति काव्य के प्रणेता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसको पद्य पढ़ लेते हैं। पद्य हमारा है, जन्म लेते जगह में एक ही
एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन, वसन माने कपड़ा होता है, ठीक। प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर और हैं वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों का अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली को जो खिला। तो इसमें वर्णन किसका किया गया है? फिलहाल कांटों से संबंधित है इसमें कथन। और आगे है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सो होता सुरशीत तर। मतलब कांटे की तरह खटकता ना आँखों में, कहते हैं ना तुम हमारे आँखों में सूल की तरह खटक रहे हो। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसमें वाक्यांश काव्यांश में किससे महत्व दिया गया है? तो इसमें महत्व किसका है? चरित्र है, स्वभाव है, चरित्र एवं स्वभाव, कुल एवं गोत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये दिया गया है, चरित्र एवं स्वभाव को दिया गया है, ठीक। महत्व। अगला प्रश्न हमारा है इसी से, निम्नलिखित में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? अपन, पन, अपन या बड़। तो प्रत्यय जो होता है लास्ट में होता है, तो प्रत्यय इसमें कौन सा है? प्रत्यय फिलहाल इसमें ये पन वाला होगा, बड़प्पन। ये देखो लास्ट में पन लगा ना, तो इसका भी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? प्रसून, कमल, मधुप या जलज। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द फिलहाल तो इसमें डी ऑप्शन। तो फिलहाल इसमें जलज है, तो ये कमल का है, सॉरी ये कमल का है, ये तो कमल है ही। मधुप होता है भंवरे का, प्रसून होता है फूल का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधी मित्रों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। तो जो वैयक्तिक पत्र जो लिखे जाते हैं सगे संबंधियों के मध्य और मित्रों के बीच में लिखे जाते हैं। चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कंजूस होना, अत्यधिक खर्चीला होना, चमड़ी का व्यापार करना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते नहीं कि 1 रुपया तुमसे खर्च नहीं होता, तुम यार वाकई में तुम्हारी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे इंसान हो, तो उसका जो सही जवाब होता है क्या? बहुत ज़्यादा कंजूस होता, मक्खी चूस जिसे बोलते हैं, ठीक। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो काठ की लकड़ी हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब होता है जैसे जो लकड़ी का बर्तन होता है उसको अगर चूल्हे में चढ़ाओगे तो एक बार चढ़ेगा, जल के भस्म हो जाएगा। वैसे ही छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता, कभी न कभी तुम इसमें पकड़े ही जाओगे। तो इसका जो सही जवाब होता है फिलहाल डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, तरन तनुजा तर तमल तरवर बहुचाए, झुके फूल सो सो जल परसन हित मनो सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरी पंक्ति ये दिया हुआ है और आप देख रहे हैं इसके जनु जानो मन मानो जनो मनो दिया है, तो इसके आधार पे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरन तनुजा तर तमल इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। तो जन जानो मन मानो जनो मनो इस किसके भेद हैं? ये फिलहाल उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। और जो तर तनुजा तत्माला भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन लिखी हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, अनुप्रास में क्या होता है? एक शब्द बार बार आता है, ठीक। तरन तनुजा तर तमाल, ये देखो ये जो लाइन दी हुई है ये वाली लाइन, ये फिलहाल अनुप्रास अलंकार की, ठीक। लेकिन इसमें पूछा है दूसरी लाइन का, तो दूसरी लाइन में मनो हुआ आया है, तो मनो के आधार पे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार में 2 शब्द दिए होते हैं, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं एक तरह के ना। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है? व्यंग्य, हास्य, रौद्र या भयानक। तो हास्य भी रस होता है, रौद्र भी होता है, भयानक भी होता है, लेकिन व्यंग्य तो नहीं होता फिलहाल इसका आंसर, ठीक। व्यंग्य रस अंतर्गत नहीं आता है, यही इसका गलत आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है, मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई है, आपका नाक कट गया है, गुलाब की रंग लाल है। तो देखो शुद्ध ढूंढना है, तो मेरा पुस्तक अच्छा तो नहीं होगा, मेरी पुस्तक अच्छी है, ये ऐसे होगा। आपका नाक कट गया है, तो आपका नाक तो नहीं होता है, आपकी नाक कट गई है, ये ऑप्शन इसका सही दिख रहा है ना।
ये फिलहाल इसका बी ही ऑप्शन है। गुलाब की रंग लाल, गुलाब की नहीं होता, गुलाब का रंग लाल है, ये होगा। फिलहाल इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है इधर, आचार्यों ने, एक मिनट, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है कि उपवाक्य है कि संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। तो इसमें जो फिलहाल है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह संरचना के आधार पर मिश्र वाक्य का उदाहरण। संरचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, जिस वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो एक क्रिया है एक संज्ञा है। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों को संयोजक हो तथा और एवं व आदि शब्द बीच में जोड़ते हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे रमेश गया और मोहन आया, तो इसमें क्या होगा, इसमें संयुक्त होगा, दो लोग जुड़ रहे हैं ना, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जैसे रमेश गया मोहन आया, ये हो गया। इसी तरह जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो के अतिरिक्त इसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, अन्य वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इसमें प्रायः की, क्योंकि, जो कि आदि का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य होगा। ठीक, इन शब्दों को पहचान लीजिएगा तो आपको कभी इन शब्दों के लिए दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। देशभक्ति में समास क्या है, द्वंद्व, देखो तत्पुरुष या अव्ययभाव। देशभक्ति में जो होता है देश की भक्ति, तो काकी के में आएगा तो तत्पुरुष समास इसका उदाहरण है, वो आंसर होगा। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी सहायता से। तो स्वर जो होते हैं वो बिना किसी सहायता के ही बोले जाते हैं। ठीक, बल्कि व्यंजनों का उपयोग स्वरों की सहायता से होता है, पर स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होता है वो फिलहाल डी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न होता है हमारा, देखो फिलहाल अब जीएस के प्रश्न दिए हुए हैं, तो जीएस के प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट। जीएस किधर गई, जीएस ये आ गई, सामान्य जानकारी जिसे जीएस बोलते हैं ना। तो जीएस का पहला प्रश्न है हमारा जीएस में ये, भारत चीन सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो कब हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ तो कब हुआ था, 1952 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1972 या 1982। तो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, आपातकाल भी लगा था तीन इसमें, तो 1962 में हुआ था। ठीक, चीनी सेनाओं ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार नहीं थी। पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के भय से चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक पक्षी युद्ध विराम घोषित कर 20 किलोमीटर पीछे हट गया। अगला प्रश्न हमारा है ये, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, या सी उड़ीसा और उत्तराखंड में। तो अशोक का जो अभिलेख है फिलहाल ये वाला, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है, जौगढ़। यहाँ से अशोक का चतुर्दश शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक द्वारा कलिंग की प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। इसकी खोज 1850 में हुई थी, और खोजकर्ता का नाम हम बता दें तो वाल्टर एलियट थे, वाल्टर एलियट थे ये। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। ऑप्शन 1942, बी ऑप्शन 1938, सी 1918 और डी 1907। तो इसका जो सही जवाब है 1918 में हुआ था, जिसे वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लागू किया गया। ठीक, इसका अलग नाम माउंटफोर्ड सुधार रिपोर्ट था। इसका सही जवाब बी और सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो वो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुण माने क्या होता है? अरुण माने सूर्य होता है, और सूर्योदय की बात कर रहा है तो सूर्योदय फिलहाल सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और सबसे बाद में कहाँ होता है? तो सबसे बाद में गुजरात में डूबता है सूर्य। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की जो समय के अंतर है 2 घंटे का है वो। और विश्व में अगर पूछे तो जापान में सबसे पहले सुबह होती है और ब्रिटेन में सबसे देर में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इसके बीच में जो जल क्षेत्र है हरिद्वार है, नामचा, बरवा, अलकनंदा या अम्बाला है। तो इसके बीच में जो है फिलहाल अम्बाला है, ठीक। अम्बाला शहर भारत के हरियाणा राज्य का मुख्य एवं ऐतिहासिक शहर है। गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच अम्बाला शहर है जो इसके जल क्षेत्र को पृथक करता है, अलग करता है। हरिद्वार एवं अलकनंदा पूर्ण रूपेण गंगा नदी तंत्र में आते हैं। नामचा बरवा गंगा बेसिन से दूर अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। नामचा बरवा, ठीक, तिब्बत का एरिया है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ? 6 से 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1948, 8 जनवरी 1949, 16 मई से 16 जून 1949, 14 से 31 जुलाई 1947। तो 10वां अधिवेशन की जो बात कर रहा है ये फिलहाल हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित संविधान सभा की कुल 12 बैठकें अधिवेशन में हुई थी। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, 11वां 26 नवंबर 1949 और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर हुए थे, ठीक। अगला प्रश्न हमारा दूसरा जो 11 को हुआ था नवंबर दिसंबर, उसमें शायद वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों का अधिकतम संख्या है 15, 10, 12 या 20। तो तारांकित प्रश्नों की जो संख्या होती है अधिकतम 20 मानी जाती है, ठीक। और बात करें प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल जो होता है प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम वर्ष 1892 में भारत परिषद अधिनियम से शुरू हुई थी। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, देखो। तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित होते हैं और अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। शून्यकाल भारत की ही देन है, भारत, ठीक। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तभी से हुआ है सब। अगला प्रश्न हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, लोक लेखा या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा लोक लेखा से ये जुड़े हुए होते हैं, देख। संविधान एवं संसदीय विधि अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से लेखा परीक्षण करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर हो रहे हैं। इन्हें खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अस्थायी गरीब, कदाचित गरीब, विलोडन गरीब या सामान्य गरीब। तो इनका जो आंकन किया गया है फिलहाल विलोडन गरीबी के माध्यम से होता है। जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उसे विलोडन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने दिया? संतोष कुमार, YV रेड्डी, उदय कुमार या D रंगराजन। तो इसका जो सही जवाब है उदय कुमार ने इसको दिया था, ठीक। और इनकी बात करें उदय कुमार की तो धर्मलिंगम, चेन्नई, तमिलनाडु के निवासी हैं। ये IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये ऐसे देखा ना तुमने, ये इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने, और ये कहाँ के तमिलनाडु के रहने वाले हैं और गुवाहाटी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। 1 मिनट, D ऑप्शन का है, ये पूरा पढ़ लीजिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। और फिर B ऑप्शन है, वर्ष 1997 में PDS लक्षित उपभोक्ताओं के लिए TPDS बन गया है। PDS की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई है। D ऑप्शन, देश में PDS को 2007 में बंद कर दिया गया है। तो इसका फिलहाल जो सही जवाब होगा वो होगा D ऑप्शन, ये
2007 में इसको बंद कर दिया गया, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा बंगाली होगा, उड़िया या असमिया या हिंदी। तो फिलहाल ये जो थी असमिया भाषा की थी। ठीक, सन 2000 में इनको 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है रामायण गंगा से ब्रह्मपुत्र तक के लिए दिया गया। ठीक, रामायण गंगा से ब्रह्मपुत्र के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, डकवर्थ लुईस स्टंट विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, पोलो या क्रिकेट? तो डकवर्थ लुईस नियम क्या होता है? जब बारिश वगैरह हो जाता है और उसमें रन रेट के आधार पर जो टीम पहले खेल लेती है तो उसी को घोषित कर दिया जाता है मतलब विजेता। तो ये फिलहाल क्रिकेट से संबंधित यह नियम है, डकवर्थ लुईस नियम। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट इसको बड़ा कर लें। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? रूस येन, भूटान मेसो, म्यांमार का या चीन रूबल? तो रूबल जो है ये फिलहाल रूस की है, येन जो है ये जापान की है। ठीक, भूटान में चलती है न्यूट्रम चलती है और म्यांमार की क्या? ये फिलहाल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर या माइकल फैराडे? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक, आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला गया और E बराबर mc स्क्वायर जो सूत्र है इन्हीं का दिया हुआ है, E बराबर mc स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन ने गति के नियम बताए हैं। ठीक, माइकल फैराडे उसके विद्युत धारिता वगैरह जो है उनका प्रभाव इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? भारत, रूस, यूक्रेन या ब्राज़ील? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल रूस की सदस्यता हटा दी गई है। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLM लॉन्च किया? यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट या मेटा? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये होगा मेटा। मेटा जो है फेसबुक की कंपनी को खरीद लिया है, तो यही है इसका जो सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर या बेंगलुरु में? बेल्लूर। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया है ताला कटोरा स्टेडियम में। यह उत्सव कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन दर्ज की गई? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ऑप्शन इधर देख लेते हैं, एक मिनट कहाँ गया, ये पेगोंग त्सो झील, यारबो त्सो झील, कियागर त्सो झील? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये पेगोंग त्सो झील है। ठीक, पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन यहीं पे किया गया। पेगोंग झील चीन वीन के बॉर्डर पे जुड़ती है ना, वही झील है। यहीं पे वो 3 इडियट जो फिल्म है लास्ट में करीना कपूर अपनी स्कूटी छोड़ आई थी, वहीं पे है ये वही झील है। फरवरी 2023 में